के हिसाब से जो है वो आया है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जुडिशियरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से सही या गलत ये तय करने का काम हमारा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। और समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो है वो प्रस्तुत करते रहे हैं। और सिंस द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से कुछ न कुछ समय समय पर जो है वो आए और उभरे विवादों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है वो तर्क और दलील और अपने जो है वो गार्जियनशिप के अंतर्गत जो है उसको सॉल्व किया है। और ऐसा सॉल्व किया है जो कि एक नजीर है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, सिर्फ पूरे विश्व के लिए। और जो है वो भारत के संविधान को जो है वो रक्षा भी किया है, लोगों के राइट्स का जो है वो रक्षा भी किया है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे देश को जो है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है उसको जो है वो रिस्टोर करने का भी जो है वो काम किया और इंश्योर किया है कि किसी का भी कोई जो है वो राइट का जो है वो वायलेशन ना हो सके। इस बीच हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो जजमेंट हुए जिनका जो है वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो कि लैंडमार्क हो गए, जो कि आधार हो गए, कई पीढ़ियों से जनरेशन तक जो है वो आधार हो गए। कुछ पुराने केसेस हैं, कुछ नए केसेस हैं, और रिसेंट में जो है वो केसेस भी जो है वो आते चले जा रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य जो है वो हम लोगों को नहीं है कि इसके नंबर ऑफ केसेस जो है वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 35-40 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लेकिन जब हम लोगों को थोड़ा प्रोफेशनली यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो वहां पे जब क्वेश्चन रिपीटेशन आप देखेंगे तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन जो है वो रिसेंट वाले इश्यूज पे जो है वो आता है, यानी करंट पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो या जजमेंट वगैरह को लेकर के जो है वो क्वेश्चन रिपीट होता हुआ देखा गया। वहीं जब आप मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस लिखने का जो है वो प्रयास करेंगे आप, तब वहां पे पुराने वाले केसेस को जो है वो आपको साइट करने का जो है वो जरूरत पड़ता है। तो दोनों में इंपॉर्टेंस जो है वो इसी तरह से है। और हम लोग क्योंकि जब इस टॉपिक को लिए हैं तो किसी भी चीजों को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे जिसमें कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसी बीच में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट केसेस देखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो रोमेश थापर का केस आ जाता है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि ये जो केस है ये पूरी तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, यानी जो बोलने की हमें स्वतंत्रता या आजादी दी गई है, ये उसी के अंतर्गत का केस है। अगर कुल मिला के हम लोग देखें तो भारत में कई तरह के जो है वो मैटर हैं जिस पर जो है वो केसेस है, जिसको कि हम एक बार हाईलाइट करना चाहेंगे कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, यानी कि जो है वो बोलने की आजादी, स्वतंत्र लिखने की आजादी, ये है। तो इससे रिलेटेड जो है वो केसेस आए हैं। उसी तरह जो है वो रिजर्वेशन जो है यहाँ पे हमारे यहाँ जो आरक्षण है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिले हैं। इसके बाद जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीने का अधिकार जो है वो उससे रिलेटेड केस जो है वो देखा गया, जिसमें लैंडमार्क जजमेंट जो है वो देखे गए हैं। उसके बाद जो है वो प्राइवेसी को लेकर के भी जो है वो बहुत सारे केसेस जो है वो देखने को मिले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो है वो कोर्ट के द्वारा जो दिया गया एक हमारे जुडिशियरी के द्वारा जो है दिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है वो आता है और उससे रिलेटेड केस भी देखने को मिलता है। इसके बाद भारत में जो है वो यूथैनेसिया से रिलेटेड, यानी कि जो इच्छा मृत्यु है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो लाइलाज रोगों से पीड़ित हैं वो जो है इच्छा मृत्यु जो है वो मांगते हैं, तो इनसे संबंधित केसेस भी जो है वो भारत में देखा गया है। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिलेटेड जो है वो केसेस जो है वो देखा गया है। इसके बाद राइट टू लाइवलीहुड को लेकर के भी जो है वो लैंडमार्क केसेस जो है वो हमारे यहाँ देखे गए हैं। तो ये सब कुछ जो है वो थीम्स है जिससे रिलेटेड है। इन्वायरमेंट रिलेटेड भी जो है वो देखा गया है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप रिलेटेड केसेस को देखा गया, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को लेकर के केसेस देखे गए हैं। फंडामेंटल राइट को लेकर के डीपीएसपी और वर्सेस फंडामेंटल राइट जो है, कौन सुप्रीम होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये किसको जो है किसके ऊपर प्रेसिडेंस दिया जाएगा, किसको किसके ऊपर जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी,
इससे संबंधित केसेस जो है वो हम लोगों का देखे गए हैं, जिसमें जो है वो लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में देखें, चाहे सबरीमाला वाला वर्डिक्ट देखें या इस तरह के जो भी केसेस हों, उसमें भी जो अगर हम लोग देखें तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के भी जो है कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो है वो तरह तरह के जो है वो केसेस जो है वो देखने को मिलता है। सायरा बहनों का केस भी जो है वो रिलीजियस मैटर पर ही जो है वो देखने को मिला था। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती हैं, और बहुत ही वेरियस इसका और वेरिड डायमेंशन है, बहुत ही विविध टॉपिक है। लेकिन हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उतनी चीजों पर होना है जितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें से मैंने जो है वो टारगेट रखा है कि 12 से 15 ऐसे केसेस को जो है वो हम लोग डील कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन का रिपीटेशन जो है वो मैक्सिमम हम लोग को मिलता रहे, और उससे ज्यादा जो है वो हम लोगों को इस सेक्शन में प्री के लिए जो है वो करना नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग शुरू करें नंबर 1, तो ये है रोमेश थापर का केस। बहुत ही प्रसिद्ध केस रहा और वन ऑफ द अर्लीस्ट केस रहा। तो ये है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। और ये केस है 1950 का, 1950 में ही जो है ये केस जो है वो आया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो है ये रहा है। और ये जो है इस केस के बारे में जो है वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केस वर्तमान में अभी रिसेंट में जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि सेक्शन 66A जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट हटा दिया है, ये 66A आईटी एक्ट जो हमारा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हुआ करता था, आईटी एक्ट, इसी सेक्शन 66 पे रिलेटेड अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसी 66A से रिलेटेड, जो कि इसी रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस रहा था, इस केस को बेस बनाकर ये सेक्शन 66A का भी काम जो है वो किया गया है, जिसको हम लोग फेमसली जो है कहते हैं श्रेया सिंघल केस, SHERYA, श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल केस। तो ये श्रेया सिंघल केस जो है वो भी जो है हमारा वो आर्टिकल 19A से संबंधित केस है, और ये इसका कहीं ना कहीं जो है वो रोमेश थापर वर्सेस जो स्टेट ऑफ मद्रास केस है, इससे रिलेशन जो है वो बना हुआ है। तो हम लोग जो है वो इस पर शुरू करते हैं कि क्या है। तो पहले सबसे पहले इस रोमेश थापर केस को जो है वो हम लोग के लिए समझना जो है वो जरूरी है। तो ये रोमेश थापर केस का बैकग्राउंड क्या है? तो रोमेश थापर केस क्या था, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इसका हल्का बैकग्राउंड समझ लीजिए कि रोमेश थापर जो है एक वीकली जर्नल हुआ करता था, क्रॉस रोड। क्या नाम है? क्रॉस रोड। तो एक जो है वो वीकली जर्नल हुआ करता था जिसका नाम है क्रॉस रोड। CROSS, क्रॉस रोड। तो ये एक वीकली जर्नल जो है वो क्रॉस रोड्स नाम का जो है वो हुआ करता था, जिसका कि पब्लिशर जो है वो ये रोमेश थापर थे, रोमेश थापर। थोड़ा सा नया नया बोर्ड है, इसका डायमेंशंस को लेकर के अभी हाथ बैठने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक आध दिन। तो ये रोमेश थापर साहब जो है वो थे इस क्रॉस रोड जो वीकली जर्नल है इसके एडिटर या यूं कहें कि पब्लिशर थे, और ये वीकली जर्नल था और ये बम्बई से जो है वो प्रस्तुत होता था। अब हुआ क्या भाई, इसमें ऐसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास क्या की कि कुछ वहां पर चीजें चल रही थी 1949 में, और वो क्या हुआ कि इस क्रॉस रोड पर जो है वो बैन लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने, मद्रास गवर्नमेंट में। मद्रास गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगा दिया इस क्रॉस रोड मैगजीन पर। इस क्रॉस रोड मैगजीन पे मद्रास में बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया कि ये जो मैगजीन है ये कांग्रेस के पॉलिसीज, जो वहां कांग्रेस गवर्नमेंट था उस पर जो है वो कुछ टिप्पणी कर रहा है, जिस वजह से वहां पर जो है वो पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से जो है वो इसको कर दिया गया। मद्रास सरकार अपने स्टेट लिस्ट का कुछ पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, तो मद्रास गवर्नमेंट जो है बस ये जान लीजिए कि इस क्रॉस रोड मैगजीन पर जो है वो
जो है वो बैन जो है वो लगा देती है। अब सीधी बात है, रोमेश थापर साहब जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और बोले कि भैया हमका जो है वो इस मैगजीन में जो हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखे हैं जो कि यहाँ पर ऐसा बैन लगा दिया गया, ये गलत है, मेरे फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन है। और सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रिट जो है वो जारी किया जाए गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्रोहिबिशन और सर्टेररी जो है नाम का जो दो रिट है वो लागू कर दिया जाए। क्यों भाई? क्योंकि आर्टिकल 32 पहले तो जनरल अधिकार हम लोग को देता है कि हम जो है वो अपने फंडामेंटल राइट के हनन को लेकर अगर हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो वे जो है वो उसी तरह किए गए कि प्रोहिबिशन, पहले तो ये जो सरकार का आदेश है उसको जो है प्रोहिबिट किया जाए और सर्टेररी भी जो है वो लागू किया गया कि बताया जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है इन सब चीजों को लेकर के। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 32 का 1 और 32 का 2, 1 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज को जो है वो गारंटी करेगी कि पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं, और उसको ठीक से लागू करवाने के लिए जो है वो 5 तरह के रिट जारी करती है, जो हम लोग जनरल पॉलिटी में बातों को पढ़े हैं। तो अब क्या हुआ, यही रोमेश थापर जो है वो गए और बोले सुप्रीम कोर्ट में कि हमको जो है वो ऐसा ऐसा रिट जारी करवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोला कि ठीक है हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बोला कि मेरा, रोमेश थापर बोला कि मेरा 19A का हनन हो रहा है, आर्टिकल 19A का इस मद्रास गवर्नमेंट के वजह से जो है वो आर्टिकल 19A का जो है वो मेरे हनन हो रहा है, तो इसलिए जो है वो रिट जारी करिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है बहस किया, बहुत तरह का बहस हुआ और फिर जो है वो अपना ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास क्या करता है भाई कि जो फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी रोमेश थापर के फेवर में ही जो है वो जजमेंट दिया, इस रोमेश थापर साहब के फेवर में जो है वो जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया, क्या कहा कि फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन यानी कि किसी भी बंदिश में यानी कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो फ्री होना चाहिए, इसको किसी बंदिश या किसी डर के साये में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये कहा कि अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहां पे जो है वो फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। दूसरा बात क्या कहा कि लिबर्टी ऑफ प्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि लिबर्टी ऑफ प्रेस जो है वो, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी ऑफ प्रेस। ये लिबर्टी ऑफ प्रेस जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है। ये पार्ट है किस चीज का, तो पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका एक पार्ट है लिबर्टी ऑफ फ्री प्रेस, यानी कि प्रेस जो है वो फ्री है, लिबर्टी है उसको लिखने का, ये जो है एक पार्ट है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो फंडामेंटल राइट है हमारे आर्टिकल 19A के तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये जो है वो प्रेस को भी जो है वो अधिकार इसका प्राप्त है। तो यही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो रोमेश थापर केस में जो है वो दिया गया। तो यही जो है वो रोमेश थापर केस वर्सेस जो है वो स्टेट ऑफ मद्रास रहा। अब इसी जजमेंट का हवाला जो है वो हमारा दे के श्रेया जो सिंगल केस हुआ उस पर भी जो है इसको दिया गया। तो अभी हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्रेया सिंगल केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये जो रोमेश थापर केस है, रोमेश थापर केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो है वो इस रोमेश थापर केस से जो है वो सबक लेते हुए जो है वो अब समझेंगे कि हमारा जो ये श्रेया सिंगल केस हुआ ये क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड को भी हम लोग समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो यही है कि दो चीजें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी जो है वो हम लोग को आर्टिकल 19A के तहत दिया गया है, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्ट्रॉन्ग बल दिया रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में, और ये केस हुआ था 1950 में। तो ईयर को भी जो है वो याद रखिएगा, ये रोमेश थापर वर्सेस जो है वो जो स्टेट ऑफ मद्रास केस है, ये केस जो है ये आया था 1950 में, 1950 में। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। अगर कुल मिला के हम लोग बात करें कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तो इसमें ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)
के तहत जो है वो हमारा रोमेश थापर केस आया। कब आया? 1950 में। तो ये तीन चीजें जो है वो हम लोग को ध्यान में रखनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये तीन चार चीजें जो है यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखनी है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ, सब सदमा में है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अच्छा, कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि ऐसा क्या हो गया भाई यहाँ पे? आगे बढ़ा जाए? हाँ चलिए, तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो श्रेया सिंघल केस की बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है ये श्रेया सिंघल केस। तो क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल 66A जो था हमारा, जो आईटी एक्ट के तहत था, उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग जो है वो अब समझने का प्रयास करते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्हीं को कोई आइडिया क्या था ये श्रेया सिंघल केस? चलिए, तो इस पे जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। क्या था ये समझिए कि कुछ दिन पहले बाला साहब ठाकरे का जो निधन हुआ था, याद होगा आप लोगों को, तो दो महिलाएं थी जिसमें कि जिन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी किया था। पहली महिला जो थी उनका नाम था शाहीन ढाडा, DHADA, ढाडा। और दूसरी महिला जो थी उनका नाम था रीनू श्रीनिवासन, रीनू श्रीनिवासन। तो ये दो महिलाएं जो है वो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे या कुछ केस ध्यान आया होगा आपको? नहीं, ये रोड वगैरह काफी प्रॉब्लम हो रहा था लोकल पीपल को, एसेंशियल चीज को मतलब कंज्यूम करने में, इसकी वजह से कुछ पोस्ट वगैरह करी थी शायद। जी, कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि एक बंद बुलाया गया था शिवसेना द्वारा, जब बाला साहब ठाकरे साहब जो है वो, बाला साहब ठाकरे का मृत्यु हुआ था, तो एक बंद जो है वो बुलाया गया था शिवसेना के द्वारा, शिव सैनिकों के द्वारा जो है वो एक बंद जो है वो बुलाया गया था। इस बंद के वजह से जो है वो क्या हुआ कि ये लोग जो है कुछ इस बंद की वजह से डिस्टर्ब होने के बाद ये लोग जो है वो कुछ फेसबुक पे जो है वो पोस्ट शेयर करती हैं। कुछ डेरोगेटरी रहता है, कुछ जो है वो डेरोगेटरी रहता है, यानी कि कुछ जो है वो आपत्तिजनक रहता है, यानी कि कुछ जो है वो डेरोगेटरी शब्द का हिंदी शब्द एग्जैक्ट कहें तो अपमानजनक। हाँ, अपमानजनक जो है वो कुछ रहता है। कोई अपशब्द या गाली गलौज नहीं रहता, लेकिन कुछ जो है वो अपमानजनक बातें जो है वो होती हैं, जिससे जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत भड़क उठता है। पुलिस भी जो है वो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का कद तो हम लोग जानते ही थे कि कितना ज्यादा पॉलिटिकल रहता है। तो पुलिस भी जो है इस पर रिएक्ट करते हुए इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों लोगों को जो है वो शाहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद क्या बोलती है कि जो आईटी एक्ट है हमारा 2000 वाला, 2000 में ही है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 66A, 66A जो धारा है इस
ये का आईटी एक्ट का, इसके अंतर्गत जो है वो इस एक्ट को लगाते हुए, इस धारा को लगाते हुए मुंबई पुलिस जो है इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और यहीं से जो है वो विवाद शुरू होता है कि श्रेया सिंघल का केस जो है वो क्या है। तो श्रेया सिंघल जो है वो इन दोनों लोगों के सपोर्ट में जो है वो केस करती हैं और ये केस जो है वो जीतकर आती हैं कि ये इन दोनों के साथ जो अरेस्ट किया गया वो गलत है। तो इसी तरह की चीजें जो है वो होती हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है वो दलीलें पेश की जाती हैं। तो इसमें हम लोगों को इंपॉर्टेंटली पहले दो बातों को समझना है। क्या दो बातों को समझना है जी हम लोगों को? तो ये है कि क्या दो बातों को समझना है कि इन्होंने जो पोस्ट किया तो यानी कि और पोस्ट पे इन पे जो है वो आप दुखी मान के जो है वो इनको अरेस्ट कर दे रहे हैं, यानी कि ये इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो उल्लंघन है। पहला बात ये हुआ। और दूसरा, क्या आईटी एक्ट आपको ये प्रोविजंस देता है, ये शक्तियां जो है वो आपको देता है कि आप जो है किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और किसी पर क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो है वो चला सकते हैं। तो इन्हीं सब मैटर पे लेकर के जो है वो ये केस जो है वो आगे बढ़ता है और क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट हम लोग को जानना है कि जो आर्टिकल 66A है ये वर्तमान में जो है वो लागू नहीं है, कैंसल्ड है, इसको हटा दिया गया है। ये हटा दिया गया है, इसको हम लोग जो है वो उस आईटी एक्ट से जो है वो हटा लिए हैं। और ये 66A जो है ये पहले से नहीं था, पहले से नहीं था। इसको जो है वो हम लोग 2009 में एक अमेंडमेंट लेके आए थे आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट में जो है वो 2009 में एक अमेंडमेंट लेके आए। इसी अमेंडमेंट के तहत जो है वो जो 66A का प्रोविजंस है वो हम लोग 2009 में इसमें डाले। यानी कि जो हम लोग 2000 में जो एक्ट लाए थे, इस 2000 एक्ट में जो है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का कहीं कोई चर्चा नहीं था। 2009 में जो है वो 66A लेके आए और ये 66A जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, यानी झगड़े की जो है वो वस्तु जो है वो बन गया। तो यही कहानी जो है वो यहाँ पर चली। तो ये जो है इस पूरे केस का जो है वो बैकग्राउंड है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसमें जो है वो हुआ। तो और ये जो कहानी हुई ये 2012 की है। बाला साहब ठाकरे जो है वो 2012 में मरे थे, तो ये 2012 की जो है वो कहानी है। तो जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे वर्तमान में याद रखिएगा 66A जो है वो हटा लिया गया है। तो इसमें अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें ऑब्जर्व किया कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है, तो डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो हमारे प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है और जो हमारे फ्रीडम ये में भी लिखा हुआ फंडामेंटल राइट में लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो ये सब जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन्ड है। और ये जो है वो पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है, इसका जो है वो पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स हैं, ये मेरे टर्म्स नहीं है। एनसीई सिग्निफिकेंस, तो पैरामाउंट सिग्निफिकेंस जो है वो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। तो कोर्ट बोला कि ये सब जो है वो हमारा फंडामेंटल जो है वो राइट है। और रमेश थापर का केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आता है वो चीज को जो है वो डिफाइन कर चुका है। और उसके बाद क्या है कि वो जो ये इंफॉर्मेशन एक्ट को लेकर के, जिस एक्ट को लेकर के 66A एक्ट को लेकर के जो है वो बताया जा रहा था कि क्या क्या जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को लेकर के जो है वो बताया कि जो 66A है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। इस चीज को जो बताया कि ये जो है वो स्पीच और कुछ ऐसा स्पीच है जो इनोसेंट है नेचर में, मतलब वो आपको नेचुरली जो है वो आता रहा बोल दिए। जैसे कि मान लीजिए अभी झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम अगर आपके सामने ले लिया जाएगा तो कुछ अपशब्द निकल जाएगा, मेरे मुंह से तो निकल ही जाता है क्योंकि इतना ज्यादा जो है ये स्टूडेंट्स को जो है वो परेशान कर दिए हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही जो है वो
कुछ आप इसको सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं बोलते हैं। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है स्पीच दैट इज इनोसेंट in nature is liable to be used in such a way that have chilling effect on free speech। यानी कि मतलब ये आपके गुस्सा को ठंडा करने के लिए जो आप एक नेचुरल स्पीच का जो इस्तेमाल कर देते हैं, उसको इसके अंतर्गत जो है वो मान लिया कि ये वैसी चीजें जो है वो हुई होंगी कि ठीक है, हम जो है हमको इस बंदी की वजह से परेशान हुआ। ये जैसे अभी दुमका में जो है वो जो केस हुआ, मान लीजिए जो अंकिता के साथ जो केस हुआ, तो इस केस में जो आरोपी व्यक्ति है उसके लिए आपका मुंह से कभी अच्छा शब्द नहीं निकलेगा, सारा फालतू आदमी, इस तरह के आप जो है वो बात करेंगे, या इस तरह का कुछ नेचुरल वर्ड्स जो है वो आपके लिए निकल जाएंगे। आप उसको सोच समझ के प्लानिंग करके जो है वो उस वर्ड को आप नहीं बोलते हैं। तो इसी चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया इस जो है वो केस में, और 66A को जो है वो इस तरह से उसने जो है वो डिफाइन कर दिया, और ये बोला कि चिलिंग इफेक्ट जो है वो देता है आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको जो है वो एक चिलिंग इफेक्ट जो है वो देता है। आपके गुस्सा को जो है वो एक चिलिंग इफेक्ट जो है वो देता है। तो आपके इमोशन को, आपके बोलने की जो इमोशन है, इस इमोशन से इसको जो है वो रिलेट किया गया। यानी हम जो बोल रहे हैं ये हमारा इमोशन ही है ना, हम किसी चीज पे अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये हमारा इमोशन है। और ये इमोशन कैसे आ रहा है, तो हम जो बाहर हो रही घटित चीजें हैं उससे अफेक्ट पा रहे हैं, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। यानी जो अभी मान लीजिए जिस भी तरह की घटनाएं हो रही है, मान लीजिए राज्य में जो है वो विधायक जो है वो शिफ्ट कराए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इससे इमोशनली जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं कि राज्य का छवि खराब हो रहा है, धूमिल हो रहा है, कैसा शासन है, ये है वो है, तो हम लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस अफेक्टेड होने से हमारे इमोशन स्टिर हो रहे हैं, और इस इमोशन को ठंडा करने के लिए हम लोग जो है वो एक नेचुरल स्पीच की भाषा का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डेरोगेटरी जो है वो नहीं होना चाहिए, या इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज जो है वो पूरा यही कहानी बना करके जो है वो ये श्रेया सिंघल के केस में जो है वो फैसला जो है वो दिया गया, और 66A को जो है वो हटा दिया गया, और उसके बाद बहुत तरह के डेफिनेशन को जो है वो क्लियर किया गया कि जो है वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे मैसेज, इमेज, माइक्रोफिल्म, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है वो डेटाबेस, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सब जो है वो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, इन सारी चीजों को जो है वो वहां पर डिफाइन करता है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को 3-4 चीजें याद रखनी है कि इसका आधार क्या रहा। एक ये चिलिंग इफेक्ट वाली बात निकलकर सामने आई। चिलिंग इफेक्ट किसका, तो हमारे इमोशन का, और इमोशन हमको क्यों आ रहा है, तो हम लोग जो आउटसाइड चीजें हैं उससे हम लोग अफेक्टेड जो है वो हो रहे हैं। तो यही मिला जुला के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो है वो बहुत जरूरी माना, फंडामेंटल, ये ऐसा माना कोर्ट ने कि ये 66A जो है वो फंडामेंटल राइट को जो है वो हमारे एफआर को जो है वो हनन कर रहा था, इसलिए इसको जो है वो गलत माना है और इसको जो है वो हटा दिया गया। और जो है वो जो गवर्नमेंट का आर्बिट्ररी पावर था, यानी कि किसी को भी ये 66A के तहत जो है वो गिरफ्तार कर ले रहा था, इसको भी जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ये जो है वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले जो हम एक और केस सुने थे कि 66A खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसा ही कहानी जो है वो हुआ था, और किसी व्यक्ति को जो है 66A का जो IT एक्ट का 66A है, इसको लगा के पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। कितना हास्यास्पद है, समझ लीजिए कि उस जिला का जो थाना प्रभारी है या जिसने भी उसको अरेस्ट किया होगा, और जिसने भी जो है उसको जो सेक्शन लगाया होगा, इधर हाल फिलहाल का जो घटना जो हम लोगों का मॉब लिंचिंग तो हमारे स्टेट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना अभी, पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट हो गई है लिंचिंग की, बहुत सारी जो इंसिडेंट हो गए। तो उस दौर में जो है वो किसी को जो है वो 66A के अंतर्गत जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। तो ऐसी ऐसी हास्यास्पद घटनाएं जो है वो हमारे यहाँ जो है वो होते रहती हैं झारखंड में। तो समझ लीजिए कि वो कितना जो है वो जो पुलिस पदाधिकारी होंगे कितने सक्षम रहे होंगे कि जो धारा 66A 2012-13 में ही जिसको जो है वो समाप्त कर दिया गया, उसको 2021-22 में जो है वो लागू कर रहे हैं। तो एक्चुअल में श्रेया सिंघल केस का जजमेंट जो है वो 2015 में आ गया था। तो 2015 में जो है इसको खत्म कर दिया गया था, और हम लोग के यहाँ झारखंड में इसको प्रैक्टिस जो है
21-21 के आसपास में जो है वो किया जा रहा है, या 20-21 के आसपास में जो है वो किया जा रहा होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें भी जो है वो हमारे झारखंड में अद्भुत चीजों में झारखंड को तो महारत हासिल है अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए। तो सेम जो है वो इस तरह का अद्भुत काम जो है वो झारखंड में एक बार हो चुका है। तो इन चीजों को जो है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये श्रेया सिंगल केस था जो कि हमारे इस 66A को जो है वो हटाता है और फंडामेंटल राइट को जो है वो बहाल करता है। तो यही जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, तो इसको ध्यान में रखना है कि श्रेया सिंगल केस जो है वो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी से रिलेटेड जो है वो चीजें हैं। और इसका रिलेशन रमेश थापर केस से कैसे है वो अब आप समझ गए होंगे। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? सर आपने बताया था कि जब श्रेया सिंगल केस इनका हैंड लेती है तो दो बातें समझने के लिए हैं, जिसमें से पहला था क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आईटी एक्ट 66 और सर दूसरा कौन सा था? दूसरा जो पुलिस का आर्बिट्ररी पावर है ना कि 66A लगा के किसी को भी जो है वो गिरफ्तार कर रहा है, उस पर भी एक कंट्रोल लग गया ना। थैंक यू सर। पुलिस के जो आर्बिट्ररी पावर है मतलब बेलगाम पावर जो है उस पर भी जो है वो ये लग गया, लगाम लग गया। सर अभी रिसेंट में सर एक प्रोफेसर है जेएनयू का रतन लाल जो ना उसमें बताया वो पोस्ट को लेकर के, तो वो भी क्या है पोस्ट को लेकर अलग है क्या वो उसको जो है वो देखना होगा, पोस्ट पे ही था, उस पे देखना होगा कि ये आर्टिकल 66A तो जो खत्म हो गया है उसको तो नहीं लगाया होगा, लेकिन उसमें और कुछ चीजें रही होंगी तभी उसको लगाया है। तो अब उस केस को जो है वो हम लोग को देखना होगा कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। कब का केस है ये? तो इसी ईयर का केस है जब वो ज्ञान वापी जो डिस्प्यूट चल रहा था। अच्छा, तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था, तो वो इससे अलग है। हाँ, तो मे बी वो रिलीजियस वाले टॉपिक में जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे उसको, हो सकता है ना। वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, जेएनयू के नहीं। अच्छा, डीयू के थे। हाँ, वो ध्यान आया, हम पेपर में देखे थे चीजों को। क्या नाम था वो प्रोफेसर का? रतन लाल। यस, ये रतन लाल वाले केस को जो है वो हम लोग रिलीजियस वाले में हम लोग कवर जो है वो कर लेंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट वाली चीजों में। उन सब पे अभी जजमेंट नहीं आया इसलिए वो हमारे लिए लैंडमार्क नहीं है। कुछ ऐसा लैंडमार्क देगा तब वो जजमेंट आ सकता है। हालांकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन करंट अफेयर्स में भी इतना विवादित प्रश्न जो है वो जनरली ये लोग नहीं पूछते हैं। जिसमें फाइनल डिसीजन आ गया, कुछ फैसला हो गया, जो लैंडमार्क है। डिसीजन तो रोज आ रहा है, हर दिन कोर्ट किसी न किसी तरह का डिसीजन दे रहा है, लेकिन कुछ डिसीजन होते हैं जो लैंडमार्क हैं, जो भारत के दशा और दिशा को तय करते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ वही देखना है जो लैंडमार्क डिसीजन जो है वो क्या क्या है, इन चीजों को ही हम लोग को जो है वो देखना है। और बताइए, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा शुरुआती में अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, मतलब कहाँ से स्क्रीन शुरू हो रही है और कहाँ से लिखना है इस चीज को लेकर के, बट एक दो दिन में एडजस्ट हो जाएगा हमको लगता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? सर ओके, चलिए, तो ये दो केस हम लोगों ने जो है वो देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रमेश थापर और श्रेया सिंगल का जो केस है वो। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ये आता है ईयर वाइज, अगर हम लोग चलें तो अगले साल जो है वो एक आता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोरई राजन केस। तो
चंपकम दोराईराजन केस भी जो है वो भी एक जो है वो लैंडमार्क केस है, और ये जो है वो रिजर्वेशन को लेकर के जो है वो एक केस आया था कि जो शैक्षणिक संस्थान है, ये रिजर्वेशन जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो केस आया था। यह है चंपकम दोराईराजन। चंपकम दोराईराजन केस, और ये आया था 1951 में, 1951 में। तो इसको जो है वो ध्यान रखना है। और इसका जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, झगड़े का वस्तु क्या था, इसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस जो डीपीएसपी है हमारा, यानी कि जो हमारा मूल अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो कौन प्रिवेल करेगा आदि से रिलेटेड जो है वो चीजें आई। और इसका समअप यही रहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो उसको मोर प्रायोरिटी जो है वो दिया गया है, ये ज्यादा जरूरी है ओवर डीपीएसपी। यानी कि हम लोग डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को लागू करवाने के लिए, डीपीएसपी के प्रोविजन को डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, या मान लीजिए कुछ ऐसा हो, या इंप्लीमेंट के लिए हम लोग एफआर का वायोलेशन नहीं करेंगे, एफआर का वायोलेशन जो है वो नहीं करेंगे। यही जो है वो इस जो हमारा चंपकम दोराईराजन का केस है, इसका जो है वो सार यही है कि एफआर जो है वो डीपीएसपी पे भारी पड़ेगा। यही बात समझ लीजिए कि ये डीपीएसपी को हम लोग थोड़ा देर के लिए दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर हाल में फंडामेंटल राइट को जो है वो प्रायोरिटी देना हम लोग को, ये हमारा प्रायोरिटी है। ये जो है वो किसी भी तरह से वायलेट ना हो, ये जो है वो नहीं छीना जा सकता है किसी भी कंडीशन में, चाहे इसके लिए हम लोग को डीपीएसपी से समझौता क्यों ना करना पड़ जाए। तो यही सब ले देख के जो है वो केस आया था हमारा चंपकम दोराईराजन का केस। और इसमें था क्या कि जो रिजर्वेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो आया था। और ये जो है वो क्या बैकग्राउंड रहा था, इसको हम लोग जो है वो समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो चंपकम दोराईराजन का जो है वो केस क्या हुआ था। तो चंपकम दोराईराजन का जो केस था, ये भी जो है वो मद्रास स्टेट वर्सेस चंपकम दोराईराजन जो है वो था, और 1951 में आया था। हुआ क्या था कि हम लोग जानते हैं कि जो मैटर पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें जो है वो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो लागू था। और उसके बाद क्या था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन को लेकर के जब तक कानून नहीं बना था, तब तक जो है वो महाराष्ट्र का जो मद्रास का जो गवर्नमेंट है वो 1937 में आया हुआ एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ही आया हुआ एक गवर्नमेंट ऑर्डर था। उसी गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार जो है वो एडमिशन वगैरह जो है वो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज ये सब में जो है लोगों को दिया जाता था। और इस ऑर्डर में बोलता था कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का सीट है उसको जो है वो कैसे कैसे भरना है, इसका जो है वो डेफिनेशन दिया गया था, जिसमें कि बोला जाता था कि 14 सीट अगर है तो उस 14 में से 6 सीट नॉन ब्राह्मण को देना है, क्योंकि साउथ में जो है वो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण का जो है वो झंझट बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद फिर जो है वो कुछ सीटें जो है वो बैकवर्ड हिंदूज को देने हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मण को देने हैं, कुछ ऐसे हैं जो हरिजन को देने हैं। तो ये अंग्रेज लोग जो है वो इस तरह का डिवीजन जो है वो करके गया था 1927 में ही, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन होना था उस समय। और उसके बाद जो है वो कुछ सीट जो है वो इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, कुछ सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए, इस तरह से जो है वो सीट का जो है वो पूरा बंटवारा जो है वो कर दिया गया था, और वो अंग्रेज सरकार ही जो है वो कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार भी जो है वो उस दौर में भी जो है, क्योंकि नया कुछ था नहीं तो उसी को फॉलो कर रही थी, फॉलो करते करते जो है वो सीट अलॉटमेंट करने में जो है वो कुछ गड़बड़ी किया।
या फिर किसी का जो है वो राइट जो है वो वायलेट हुआ, उसको लगा कि मेरा जो एडमिशन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा गड़बड़ जो है इसमें है। तब यही 1950 में चंपकम दोरईराजन जो है वो एक एप्लीकेशन किया हाईकोर्ट ऑफ मद्रास में रिट जारी करवाने को लेकर कि एडमिशन प्रोसेस को जो है वो रोका जाए। और हाईकोर्ट में हम लोग, ये अब आप लोग की तरफ सवाल है कि हाईकोर्ट से हम लोग रिट जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल हम लोग को अधिकार देता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट से 32 देता है। यस, 226, बिल्कुल सही। तो 226 आर्टिकल के तहत जो है वो हाईकोर्ट ऑफ मद्रास मूव कर गए चंपक दोरईराजन कि जो है वो उनका फंडामेंटल राइट का जो है वो हनन हो रहा है और उनको जो है इस वजह से एडमिशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसी पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत तरह का चीजें किया। इसमें आर्टिकल 29(1) जो हमारा जो है वो अपने कल्चर और ये सब को बचाने को लेकर के है। 29(2) कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड कोई इंस्टीट्यूशन में किसी को जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इस सब के आधार पर जो है वो एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, उसको जो है वो एडमिशन देना होगा। तो ये आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(2) इन सारे आर्टिकल्स का जो है वो पुनः व्याख्या जो है वो किया गया। और उसके बाद आर्टिकल 46 का भी जो है वो इसमें जो है वो दिया गया कि डीपीएसपी के अंतर्गत जो है वो स्टेट को पावर है कि वो स्पेशल केयर कर सकता है किसी लोगों का, किसी गरीब या पिछड़े लोगों का वो स्पेशल केयर कर सकता है जिसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं, वीकर सेक्शन का इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से स्टेट अपने तरफ से दलील दिया कि हम लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को या दलित, दबे, कुचले, पिछड़े लोगों को जो है वो सपोर्ट करके जो है वो एडमिशन प्रक्रिया जो है वो हम लगा रहे हैं। इस वजह से जो है वो उसका आर्टिकल 15, 29(1), 29(2) यानी उस चंपक दोरईराजन साहब का जो भी कैंडिडेट या खुद बोल रहे होंगे तो उसका जो है वो राइट जो है वो हनन नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से जो है वो दलील दी गई। तो इस तरह की जो है वो बातें हुई, बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो जजमेंट दिया और जजमेंट यही आया कि नहीं भाई, ये जो अंग्रेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो गलत है और वो वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट दे रहा है उसका जो है वो गलती है। इसमें जो है वो आपको किसी को भी जो है वो एडमिशन से आप नहीं रोक सकते हैं, किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इसके आधार पर आप किसी को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये बात को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहा, यानी कि फंडामेंटल राइट को जो है वो डीपीएसपी के ऊपर जो है वो देखिए जो है वो ये दिया, वैल्यू दिया कि नहीं, पहले फंडामेंटल राइट देखो, बाद में डीपीएसपी देखना। तो यही जो है वो कि ये बात सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया, जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में कहा कि डीपीएसपी ऑफ स्टेट laid down in part 4 of the constitution cannot in any way override or abridge the fundamental right guaranteed by part 3। तो यही बात जो है वो यहाँ पर सामने आई कि जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों का जो है वो डीपीएसपी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही जो है वो चंपक दोरईराजन केस का जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोग को देखने को मिला। तो इसी के आधार पर जो है वो आज है। और आज के डेट में आप लोग से सवाल यही है कि कुछ इसी तरह का वायलेशन जो है वो झारखंड सरकार जो है वो कर रही है, जिसमें कि रमेश हांसदा केस, जिसका कल डेट है, आप लोग सब लोग इस पर ध्यान रखे ही होंगे, है ना। रमेश हांसदा केस कल जो जेएसएससी की नियुक्तियों को लेकर के जो है कह रहा है कि जनरल लोग जो आउट ऑफ झारखंड के इंस्टीट्यूशन से 10th या 12th और बोथ पास आउट हैं, उनको एप्लीकेशन करने नहीं दिया जाएगा। won't allow them to apply। ये ना केस है, जितना मेरा अल्प समझ है इस बारे को लेकर के। रमेश हांसदा, रश्मि कुमारी भी है इसमें ना, हाँ रश्मि भी है।
इसको भी अटैच कर लिया गया है और 2-3 लोग हैं। तो यही जो है वो केस है। अब इस केस को आप लोग का अभी टास्क है कि इसको रिलेट करिए चंपकम दोरईराजन केस से। कौन रिलेट करेगा बताइए? कौन करेगा रिलेट? सब शांत हो गया। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ दिया है कुछ। हाँ, एक्चुअल में ये जो गवर्नमेंट है ये स्पेशल रिजर्वेशन का मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि जहां पर आप कोई भी नियुक्ति है वहां पर आप मतलब इस बेसिस पर तो क्या बोलते हैं उसको अंतर नहीं कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ है। और अगर इस पर जैसा कि आप बताएं कि डीपीएसपी में 46 आर्टिकल है जो कि बोलता है कि स्टेट जो है वो लोगों के पुनरुत्थान के लिए जो भी है उस पर कास्ट या किसी बेसिस पर इक्वालिटी लाने के लिए कर सकती है। तो आई थिंक यहीं पर कहीं ना कहीं इस केस से सिमिलरिटी दिखता है। और कोई सेटिस्फाइड नहीं है? आप प्रयास किए बट आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करिए, जो अभी टेक्निकल पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। और कोई? कोई नहीं? तो जो कमाल स्थिति है। कोई कुछ नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है इस पे कुछ। अच्छा, एक और बात बोल रहे थे जैसे जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16 है, ठीक है, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि कोई भी पद पर जब नियुक्ति होगी तो उससे संबंधित सभी नागरिकों के लिए मतलब सब अवसर की समानता रखी जाएगी। तो उसमें तो मतलब उसमें है कि आप इस पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो कि एक बनाया हुआ है रिजर्वेशन का ये क्राइटेरिया, उसके अंडर आप मतलब ये कर सकते हैं। बट ये जो जिस टॉपिक पर जो गवर्नमेंट रोक रही है अप्लाई करने से 10th और 12 जो कि यहाँ पे नहीं किया, वो तो कहीं बेसिस नहीं होना चाहिए आई थिंक। बिल्कुल सही बात है। तो ये गलत है। तो हमारे आपके जैसे अपने से, हाँ बोलिए सर। एक चीज मतलब पूछना था कि अभी पूछे ना कि हाँ जो केस है तो जीएसएससी को रिलेट करने वाला, तो सर इसमें तो सर मेरे अनुसार इसमें साफ साफ दिख रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो कि इस केस में बोला गया है ना कि एफआर मतलब को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया कंपेयर टू डीपीएसपी। तो सर अगर जीएसएससी में देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि एफआर को हटाई दिया, मतलब डीपी अगर गवर्नमेंट के साइड से देखा जाए तो सर कहना है कि वेलफेयर कर रहा है बैकवर्ड क्लास को या झारखंड को, स्ट्रिक्टली वायलेशन है आपका एफआर का, क्योंकि 16(2) के तहत तो आप बिल्कुल। और इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोरईराजन केस में इसको विथहेल्ड भी तो किया कि हम लोग जो है वो कुछ भी कंडीशन में एफआर को जो है वो वायलेट करके जो है वो डीपीएसपी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। अगर डीपीएसपी जो है वो हमारा स्टेट पॉलिसी है, उस पर आपको काम करना है, अमल करना है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर हम फंडामेंटल राइट हनन कर दे तो ये मैंडेटरी हो जा रहा है कि उसका हनन को रोकना है। तो यही चीज जो है वो झारखंड में हो रहा है कि आपको जो है वो अदर देन रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अलावा एक नया कैटेगरी उत्पन्न कर दिया गया है और आपको जो है वो एग्जाम देने से जो है वो रोका जा रहा है। तो इसलिए जो है ये गलत है। और ये केस बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो जो भी रमेश हांसदा है या रश्मि कुमारी है वो जो है ये केस जीतेंगे।
और ये नियमावली में सुधार जो है वो होना तय है। अगर हाईकोर्ट ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन ये होना तय है। तो इसलिए जो है वो समझ जाइए। आज इसका टेक्निकल पक्ष भी जो है आप समझ गए। अब इस पर जो है वो आप कहीं भी जाएंगे तो आप इस पे अपना टेक्निकल बातों को रख सकते हैं। अपने नेता मंत्री विधायक के पास जाइए, पूछिए उनसे, सुने हैं चंपक दोराई राजन कौन है? यार हमारे नेता मंत्री क्या सुनेंगे। लेकिन शर्म आता है कि उनके सलाहकार पदाधिकारियों पे, जिन्होंने उनको इस तरह का सलाह दिया, जिन्होंने इस तरह का रेगुलेशन बनाया, और संभवतः आईएएस अफसर ही रहे होंगे और जिनका करियर कम से कम 10-15 साल का तो जरूर होगा, तब सेक्रेटरी लेवल पे बनते हैं। 2-4 साल के करियर में तो एसडीओ, 5-7 साल के करियर में डीसी बनते हैं, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल डीसी के रूप में खटते हैं, तब जाके सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने अगर ये केस अपने लाइफ साइकिल में नहीं पढ़ा होगा, ये भी आश्चर्य है, या भूल गए अपने कर्तव्यों को या अपने पढ़े हुए ज्ञान को, तब तो कहना ही मुश्किल है। तो यही सब इस राज्य की जो है वो विडंबनाएं हैं। देखिए और समझिए। हम लोग जैसे लेमैन, हम लोग क्या है, एक लेमैन है हम लोग। इस चंपक दोराई राजन केस में बस इतना जानना है कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का मामला था, जिसमें एफआर को जो प्रिवेल किया गया है। 1951 में केस आया था। इन सब तरह से चीजें जो फैक्ट है हम लोग को ये समझना है। तो भी हम लोग समझ गए कि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई नीति कितनी गलत है। और यही बात जो है कोर्ट को समझ में नहीं आती है, यही बात जो है वो राज्य सरकार को समझ में नहीं आती है। तो ये भी एक आश्चर्य है ना। जो सर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो दिया गया रिजर्वेशन, जो आपका आईआईटी में, आईआईएम में, हाँ, वो क्या वायलेशन है क्या इसका? नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं है। तो कैसे नहीं है वायलेशन? क्योंकि जो सेम केस ये चंपक दोराई राजन वाला केस है, उसमें तो मेन केस तो वही था कि इंस्टीट्यूशनल में आप जो है वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं आप हमको। तब वहां पे वो बताया गया कि नहीं भाई, जो पहले अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया था वो नियम गलत है, और स्टेट जो उसको कंटिन्यू कर रही है उस नियम को, वो भी जो है वो गलत है। क्योंकि वो जो है आप डीपीएसपी करने के चक्कर में, आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करने के चक्कर में आप किसी तीसरे व्यक्ति का जो है वो फंडामेंटल राइट हनन कर ले रहे हैं। मतलब आप वहां पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगा रहे हैं, उस रिजर्वेशन पॉलिसी से आप डीपीएसपी को तो साथ ले रहे हैं, ठीक है, आप जो दबे कुचले पिछड़े लोगों को जो वो आगे लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे लाने के चक्कर में आप किसी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है वो हनन कर ले रहे हैं। तो यही चीज को वो बोला कि नहीं, डीपीएसपी लाना अच्छी बात है, लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का एफआर को जो है वो वायलेट करे। तो झारखंड में भी जो है वो किसी को सपोर्ट देना, जो ये रमेश हासदा वाला केस, जो जेएसएससी वाला केस है, कि ठीक है किसी तबके को आप सपोर्ट दे रहे हैं कि वो तबका फॉर्म भर सकेगा, लेकिन उस सपोर्ट देने के चक्कर में आप किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो हनन कर दे रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी हनन कर दे रहे हैं। उसके बाद प्रियम्बल में भी लिखा हुआ इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसको भी जो है आप हनन कर दे रहे हैं। तो इतना चीज जो है वो हनन कर दे रहे हैं, क्यों? डीपीएसपी को बढ़ावा देने के लिए। तो यही तो हमारा चंपक दोराई राजन केस है कि आप डीपीएसपी को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसी के फंडामेंटल राइट को छीन के बढ़ावा नहीं देना है आपको। दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करिए कि इसका फंडामेंटल राइट भी ना छीनाए और मेरा डीपीएसपी को भी जो है प्रमोशन मिल जाए। तो जो आज के डेट में रिजर्वेशन है, जो पॉलिसी है, वो एक बैलेंस स्ट्राइक करता है। इस बैलेंस में जो आप देखिएगा, इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप किसी केस में नहीं दे सकते हैं। तो इस वाले में ये भी चीज आ गया कि आप 100% रिजर्वेशन दे दिए ना आप यहाँ पे लोगों को जो है वो। तो ये भी जो है वो मैटर लेकर के जो है वो आया, जो सोनी कुमारी का केस हम लोगों ने देखा। तो इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो चल रही है। सोनी कुमारी केस में क्या हुआ कि रिजर्व्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो केवल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के लोग ही जो है वो फॉर्म भर सकते थे, अनरिजर्व्ड डिस्ट्रिक्ट वाले लोग जो है वो नहीं भर सकते थे। तो इसमें जो है वो फिर फंडामेंटल राइट का हनन हो गया कि भैया हम यहाँ का निवासी हैं, मेरे लिए रिजर्व अनरिजर्व का क्या मतलब बनता है, मेरा तो इथनिसिटी सेम है। आज ना हमने जिला अलग कर दिया। अब मान लीजिए जो है वो कोई जिला है, रामगढ़ जिला है, जो कभी हजारीबाग जिला से कट के आया, तो आप जो है वो एक को शेड्यूल कर दिए, एक को अनशेड्यूल कर दिए। तो हम जिस ओरिजिन से आ रहे हैं, जिस इथनिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पूरे हजारीबाग जिला का है। कल हम जो है वो रामगढ़ जिला में जो है वो कुज्जू को काट के अलग जिला बना देंगे, तो उसका कल्चर नहीं ना बदल गया। और रांची में जो है वो मोराबादी को काट के अलग जिला बना देंगे, तो उसका कल्चर नहीं ना बदल गया, तो मेरा ओरिजिन तो नहीं ना बदल गया।
तो ये सब तरह की जो है वो तर्क और दलीलें जो है वो चल रही हैं, इस पे बड़े बड़े विद्वान हैं, व्याख्या करते हैं। चीजें समझने की, हम लोग जितना समझे जितना जाने, और दूसरी बात कि हम लोग इन सब चीजों में इतना ना खो जाए कि हमारा जो है वो मूल काम जो है वो ये हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीजें हैं, बस ये याद रखना है। चंपक दोरईराजन केस 1951, और इस केस में जो है वो फंडामेंटल राइट को जो है वो प्रिवेलेंस दिया गया, फंडामेंटल राइट पे जोर दिया गया डीपीएसपी पे। हमेशा से जो ये कोर्ट ने कहा है कि बैलेंस स्ट्राइक करिए। आप यही देखिएगा, मराठा रिजर्वेशन को लेकर भी यही हुआ था, जाट रिजर्वेशन को लेकर के भी जो है यही चीजें हुआ, और हर जगह चंपक दोरईराजन केस को जो है वो साइट किया जाता है कि नहीं भैया, फंडामेंटल राइट किसी भी कीमत पे हनन नहीं होना है। डीपीएसपी में तो ढेर डीपीएसपी है, फॉरेस्ट में करिए ना जाके डीपीएसपी, आपको गौ हत्या को रोक के डीपीएसपी करिए ना, खाली खादी विलेज को जो है बढ़ाइए ना, वो भी तो डीपीएसपी है भाई। पंचायत को सशक्तिकरण करिए ना, वो भी डीपीएसपी है। ये रिजर्वेशन में वाले पे क्या है डीपीएसपी आपको सूझने लगता है? डीपीएसपी करने के लिए तो बहुत कुछ है। अब जो है वो सिटीजन के लिए बहुत कुछ है, वुमेन के लिए जो है उसमें करने को बहुत कुछ है, इक्वल वेजेस के लिए है। अब मनरेगा का वेज बढ़ाइए, सोशल सिक्योरिटी दीजिए, वो सब काम करिए। डीपीएसपी करने को तो बहुत कुछ है। ये ले दे के फंडामेंटल राइट काहे आपको हनन करना है, ऐसा काम काहे करना है डीपीएसपी में? डीपीएसपी में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब करते रहिए, उससे भी तो स्टेट बढ़ेगा, डीपीएसपी को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आपको ले दे के यही काम करना है क्योंकि आपका ऐसे पॉलिटिकल हित साधता है। तो यही सब चीजें जो है वो आती हैं। सर एक डाउट है सर। हाँ सर, अदर स्टेट जैसे हो गया, महाराष्ट्र हो गया सर, तो महाराष्ट्र में सर महाराष्ट्र का कोई भी फॉर्म निकलता है सर, जैसे इंजीनियरिंग का कोई फॉर्म निकलता है तो बोलते हैं कि आप महाराष्ट्र से बोर्ड होना चाहिए या एक मराठी लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। तो लैंग्वेज पेपर पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है सर? आप उस लैंग्वेज को सीखिए, फॉर्म भरिए, आपको क्या मना किया है? वो तो ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहा आपको मराठी सीखने को मना किया है क्या? या ऐसा तो नहीं बोला है कि आप मराठी जानते हैं फिर भी आपको नहीं लेंगे? समझ में आया सर। तो फिर वो हो गया, वो सेम है कि हम आप मैथ फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, आप मैथ फिजिक्स जानते हैं तब ना लेगा। कुछ ऐसा फिर आपको तो ये भी बोलेंगे कि कुछ ऐसा लड़का है जो मैथ फिजिक्स नहीं जानता, उसका एडमिशन कैसे होगा? नहीं, वो एक सर्टेन मानक है, वो मानक तय कर सकता है। आप उस मानक को फिलफिल कर रहे हैं कि नहीं, आप ये देखिए, और वो मानक आपके राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र दूर की दूर है, बंगाल में आप देखिए, वेस्ट बंगाल का फॉर्म लड़के नहीं भरते हैं, झारखंड बिहार के लड़के वेस्ट बंगाल के फॉर्म नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि वहां पे कंपलसरी है बांग्ला लैंग्वेज रीड एंड राइट करना। आप बांग्ला लैंग्वेज रीड एंड राइट करिए, जाइए फॉर्म भरिए, नौकरी लीजिए, कोई मना नहीं किया। बांग्ला, नेपाली, उड़िया ये सब वहां पर रीजनल लैंग्वेज में आता है, जबकि हिंदी नहीं है। हाँ, तो ये चीजें हैं। और बंगाल में आप देखेंगे भी तो बांग्ला, हिंदी के ओवर बांग्ला को प्रेफरेंस दिया जाता है। शहरों को अगर छोड़ दें, मान लीजिए सिटी है, कोलकाता वगैरह है, वहां तो हिंदी बहुत फ्लुएंट वगैरह है, लेकिन आप शहरों को अगर छोड़ दें तो जो लेसर एरियाज हैं, जो शहरों से छोटे एरियाज हैं, वहां पे आज भी हिंदी के ओवर बंगाली प्रेफर्ड है। बंगाल में आप जाके ये चीज देख सकते हैं, महसूस करेंगे आप। और कोई तरह का कंफ्यूजन इस केस को लेकर के? उम्मीद है कि एफआर और डीपीएसपी के झगड़े को समझ गए होंगे। तो मेंस में भी जब आप जो है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे जो है वो प्रश्न आएगा आपको, तो आप इस चीजों को जो है वो साइट कर सकते हैं। चंपक दोरईराजन केस को जो है वो वहां पर एक छोटा सा उदाहरण के रूप में जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि मेंस के लिए तो उसमें बहुत कुछ है करने को, लेकिन हम लोग को पीटी के लिए इतना ही जो है वो ध्यान में रखना है। तो क्लियर है, ये आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मूल ढांचा का जो जुडिशियली डॉक्ट्रिन आया भारत में, जो मूल ढांचा का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग जो है वो बेरुवाड़ी यूनियन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सब केसेस को जो है वो वहां पर देखेंगे। अभी हम लोग जो है वहां से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट केस है वो देखते हैं, और वो आ जाता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस।
तो ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण केस रहा है भारत में। ये 1978 का केस है। और बीच का जो हमारा केसेस है उसको जब हम लोग वो टॉपिक देखेंगे, पहले बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को पूरा समझेंगे, तब जाकर के जो है वो हम लोग इस चीज को आएंगे। ठीक है, तो हम लोग 2-3 चीजों को ईयर वाइज जैसे करें तो स्किप करके हम लोग जो है वो आ रहे हैं मेनका गांधी केस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो केसेस है उसके बाद खत्म होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ा देंगे कि क्या है वो, और बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन कहां से आता है? यहां से ऐड पेज। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेनका गांधी केस। मेनका गांधी कौन है? मेनका गांधी सोनिया गांधी की क्या बोलते हैं उसको, सोनिया इसके आपके आगे राजीव गांधी के भाई की वाइफ। अच्छा, राहुल गांधी की चाची। राहुल गांधी की चाची। और कांग्रेस और ये यूपी से यूपी में भाजपा की नेता है यूपी में जी सांसद है वो पीलीभीत से। वरुण गांधी है पीलीभीत से। सुल्तान, वो तो सुल्तानगंज सुल्तानपुर से है ना सर? सुल्तानपुर से है। अच्छा, पीलीभीत से ही मेनका गांधी है। सर ये यूनियन मिनिस्टर रही है, एनिमल से रिलेटेड कोई बिल्कुल मिनिस्ट्री अभी हाँ मिनिस्ट्री था, उसमें रही है। बिल्कुल सही, आप सही मेनका गांधी को पहचान गए हैं। इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ, सेकेंड डॉटर इन लॉ। तो इन्हीं जो मेनका गांधी है, जो हमारे वर्तमान में सांसद है बीजेपी से, उनको रिलेटेड है। हालांकि कुछ भक्त लोग जो है वो ये बीजेपी से तो इनको हिंदू मानते हैं, और जो राहुल गांधी इनके पुत्र वरुण गांधी को हिंदू मानते हैं और राहुल गांधी को जो है वो मुस्लिम मानते हैं। कुछ ऐसा भी चीजें जो है कई बार देखने को हम लोग मिलता है। ये भक्त लॉजिक है, इस पे कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा चीजें जो है वो देखने को मिलती है जो हंसी भी आता है। तो क्योंकि ये लोग भाजपा से तो लोग हिंदू हैं, और लोग कांग्रेस से तो लोग मुस्लिम हैं। ये सब एक नया तबका है, भक्तोलॉजी जिसको हम पुकारते हैं। तो ये भक्तोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये थेथरोलॉजी से लॉजिस्ट से ऊपर होते हैं। ये थेथर लोग तो थेथर होते हैं, थेथरोलॉजिस्ट होते हैं। ये कुछ उससे भी ऊपर है भक्तोलॉजिस्ट लोग, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, वहां के विद्वान प्रोफेसरों द्वारा जो है वो शिक्षित दीक्षित हैं, वैसे लोगों का। खैर चलिए, अपार्ट फ्रॉम मजाक, तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1978 में। 1978 में जो है एक महत्वपूर्ण केस आया, और ये जो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 इन दोनों के बीच का एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। और जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसके स्कोप को भी जो है वो वाइड करने का केस रहा है। जो आज के डेट में हमारा आर्टिकल 21 है, उसके स्कोप को भी जो है वो बढ़ाया, प्लस 14 और आर्टिकल 19 को जो है वो रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है। अब ये पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे, ये जो है इसका सार है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। तो ये जो है वो आर्टिकल 21 जो हमारा है, ये आर्टिकल 21 वो क्या कहता है? क्या है आर्टिकल 21? याद है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस, लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम लोग जानते हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता, इमरजेंसी लगने के बाद भी। जीवन जीने का अधिकार हमको कभी भी नहीं छीना जा सकता है, ठीक है? तो लाइफ जो है वो नहीं छीना जा सकता है, पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार नहीं छीना जा सकता है। मेरा जो अपना आजादी है, निजी स्वतंत्रता जो है वो उसको नहीं छीना जा सकता है। तो ये आर्टिकल 21 हमारा कहता है। इसके बीच जो है वो कुछ ऐसा झगड़ा हुआ कि जो कोई ऐसा लॉ मान लीजिए बन गया, कोई लॉ नहीं, लॉ, कोई ऐसा लॉ जो है वो बन गया
जो कि आर्टिकल 21A के तहत फेयर हो। 21A छोड़ दीजिए, आर्टिकल 21 के तहत जो है वो फेयर लॉ हो, जस्ट भी हो और रिजनेबल भी हो। आर्टिकल 21 के तहत रीजनेबल हो, जस्ट भी हो और फेयर भी हो, ऐसा कोई कानून जो है वो हम लोग बना लिए। तो क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो हमारा 19 है, इन दोनों को वायलेट करने वाला अगर आ गया बीच में, तो क्या ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है? तो किसको जो है वो माने, किसको नहीं माने? तो इसी तरह का कुछ जो है वो झगड़ा इसमें जो है वो शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो मेनका गांधी थी, इन्होंने एक मैगजीन शुरू किया। क्या मैगजीन शुरू किया भाई? मैगजीन का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दौर में इस क्वेश्चन को खूब पूछा जाता था। उस मैगजीन का नाम था सूर्या। सूर्या, इस नाम का जो एक मैगजीन जो है वो शुरू किया इन्होंने, मेनका गांधी ने। और इस मैगजीन का जो है वो इस्तेमाल उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल के रूप में किया। पॉलिटिकल टूल के रूप में, यानी कि अपना जो भी पॉलिटिकल संदेश है, जो भी पॉलिटिकल समझ है, इन सारी चीजों को जो है इस मैगजीन के माध्यम से जो है वो उन्होंने प्रोग्रेस करने का जो है वो बात जो है वो करने लगा। और यही जो है वो जब ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा, तो ये क्या हो गया कि भाई अपोजिशन पार्टी है, जिस भी पार्टी को जो है वो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं या जिसको जो है वो हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन सब के बीच का जो है वो एक कंटेंशन बन गया। इन सब के बीच का जो झगड़ा है उसका जो है वो विषय बन गया। भाई अब हम किसी मैगजीन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए भाजपा वाला अगर कोई मैगजीन निकालेगा तो सीधी सीधी बात है, कांग्रेस वाले को जो है वो क्रिटिसाइज करेगा। ये क्रिटिसिज्म गिरते गिरते एक लेवल पे ऐसा पहुंच जाता है कि पर्सनल गाली गलौज तक की स्थितियां आ जाती है, जो आज हम लोग जो है वो न्यूज चैनल पे देखेंगे, थप्पड़ ऊपर भी चलने लगा है, लात जूता तो कॉमन सी बात हो गई है। तो क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपा जो है वो खो रहे हैं, झगड़ा का जो है वो कारण बन रहा है। तो यही सूर्या मैगजीन भी जो है कुछ इसी तरह का उस दौर में, वो उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना ज्यादा जो है वो नहीं था, तो यही सब माध्यम हुआ करता था। 1978 का बात है। तो इसी सूर्या मैगजीन के बीच में जो है वो, इसके वजह से जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के में जो है वो झगड़ा जो है वो शुरू होने लगा। और क्या हुआ कि जगजीवन राम जो थे, यूपी के हम लोग जानते हैं, बड़े लीडर थे, ऊपर से इनमें कास्ट पॉलिटिक्स था, दलित थे, ये अपर कास्ट से जो है वो माना जाता है मेनका गांधी को, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव कहें जैसे भी। तो कॉन्फ्लिक्ट तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो ही सकता है। तो क्या हुआ कि कुछ कंट्रोवर्सी इस सूर्या मैगजीन की वजह से आ गया। उस कंट्रोवर्सी में हम लोग को जाना नहीं है, वो डीप पॉलिटिकल इशू है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेनका गांधी को जो है वो एक पासपोर्ट जो है वो इशू किया गया था 1 जून 1976 को, और वो बाहर जाने वाले थे, इंडिया से बाहर कुछ घूमने वगैरह से, और 4 जुलाई को 1977 को वो जो है वो जाने वाली थी। और उसके बाद जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से उनको एक लेटर मिलता है दिल्ली से कि वो जो है पासपोर्ट एक्ट 1967 का पासपोर्ट एक्ट एक है, 1967 का पासपोर्ट एक्ट, उसका उल्लंघन कर रही है, इसका जो है वो वायलेशन कर रही है। इस पासपोर्ट एक्ट का जो है वो वायलेशन कर रही है। यही सूर्या मैगजीन के बात को लेकर के कि उसी में छपी हुई कोई बात ऐसी है, उस वजह से जो है ये पासपोर्ट एक्ट का जो है वो वायलेशन है। तो क्या हुआ भाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि ठीक है, उसका पासपोर्ट जो है वो, इनका पासपोर्ट जो है वो उसको रोक दिया जाए, इसके पासपोर्ट को जो है वो सीज कर लिया जाए। इसके लिए एग्जैक्ट जो टर्म दिया गया वो दिया गया इम्पाउंड, IMPOUND। तो इम्पाउंड कर लिया जाए, रोक दिया जाए, या जो भी सीज कर लिया जाए, ऐसा ही इसका मीनिंग जो है वो आता है। क्यों किया जाए? तो दलील दी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट। अब किसी के पासपोर्ट को सीज कर लेना, उसके पासपोर्ट के राइट को रोक लेना, किसी के बाहर विदेश घूमने जाने से
या किसी वजह से विदेश जाने का मैटर किसी व्यक्ति का वो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। तो विवाद जो है वो अब उनको जो है वो यही बात लगा कि मेरा विदेश जाना, फॉरेन जाना, वो हम इलाज के लिए जा सकते हैं, मेरे रिलेटिव रह सकते हैं, वो बीमार है उनको देखने जा सकते हैं, मेरा वहां बिजनेस हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा विदेश जाना पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे हैम्पर कर रहा है भैया, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे हैम्पर कर रहा है। तो यही जो है वो सवाल जो है यहाँ पर उठा और मेनका गांधी अब जो है वो केस करती हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट या मेरे विदेश जाने से पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हैम्पर हो रहा है। तो फिर वही आरोप प्रत्यारोप शुरू कि तो पॉलिटिकल पार्टी का किया हुआ चीज है। उसके बाद क्या हुआ कि वही जो है वो पासपोर्ट ऑफिसर को लिखी भी, एक्सप्लेन भी की कि नहीं मेरा बाहर जाना, हम इस वजह से बाहर जा रहे हैं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का किसी तरह से वायलेशन नहीं है, वो उसको समझाने का कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस से बात बाहर चली गई और बात चली गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक, MEA तक जो ये बात चली गई और MEA भी जो है वो अब इन्वॉल्व हो गया और बोला कि जनरल पब्लिक के, ये MEA बोलता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए आपका पासपोर्ट रद्द किया जाता है या आपके पासपोर्ट को जो है वो इंपाउंड किया जाता है, जो एग्जैक्ट टर्म है यही बोला जो है गया। अब ये जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे वायलेट हो रहा है ये MEA बता नहीं रहा, ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट बता नहीं रहा और उनको बाहर जाने से रोक दे रहा है, बार बार पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। तो ये हो गया कंटेंशन कि भैया हम तो अपने देश में या विदेश में कहीं भी आ जा सकते हैं, हम तो क्रिमिनल नहीं है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, या हम कोई भी ऐसा जो है वो मैटर में नहीं फंसे हुए हैं जिससे जो है वो हमको बाहर जाने से रोका जा सकता है। तब उन्होंने जो है वो जाकर अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन के नाम पर जो है वो केस किया कि मेरा तो फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है भाई, इससे मेरा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है इसमें। तो यही सब चीज को लेकर के जो है वो एक रिट पिटीशन दाखिल की और चैलेंज किया इन्होंने कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो गलत है, उनके FR का वायलेशन है। तो यही जो है वो केस का बैकग्राउंड रहा। अब उन्होंने इस FR में क्या चैलेंज किया कि उनका पर्सनल राइट और लिबर्टी, ये उनका पर्सनल राइट है ना जी, बाहर जाना उनकी लिबर्टी है कि नहीं, जब वो क्रिमिनल नहीं है, जब वो किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको विदेश जाने से रोक रहे हैं, यानी उनका जो निजी अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, पर्सनल राइट एंड लिबर्टी हनन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। तो यही जो है वो केस का बैकग्राउंड रहा। उसके बाद जो एक और आया 19 कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो 19(1) में जो है वो एक बात कहता है फ्री मूवमेंट है हमारा, हम लोग जो है वो अपने देश में तो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं कंट्री के अंतर्गत, क्या ये विदेश पे भी लागू है? तो ये बहुत सर्टेन कंडीशंस के बाद जो है वो विदेश पे रहता है, लेकिन ये जो है वो हमारा पर्सनल राइट एंड लिबर्टी के अंतर्गत आ जाता है कि हम विदेश जो है वो जा सकते हैं, अदर देन हमको जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग या तरह तरह के मैटर है, उस मैटर पे हमको अगर नहीं रोका गया है किसी कोर्ट के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब तक जो है वो हम जा सकते हैं, ये हमारा पर्सनल राइट और लिबर्टी है। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद इसमें एक निकल के आया जो उन्होंने पासपोर्ट एक्ट, हम लोगों ने चर्चा की कि जो 1970 ये जो अभी हमने चर्चा की, कब का पासपोर्ट एक्ट था ये 67 का। तो 1967 का जो पासपोर्ट एक्ट है, 1967 का जो पासपोर्ट एक्ट है, ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, वायलेशन जो है वो कर रहा है ये पासपोर्ट एक्ट। ये भी मैटर निकल के आया और ये 3-4 चीजें जो है आ गई, यानी कि क्या क्या इन्वॉल्व हो गया। तो आर्टिकल 21A इन्वॉल्व हो गया, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का इन्वॉल्व हो गया, ए नहीं 21 इन्वॉल्व हो गया, आर्टिकल 14 इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये जो पासपोर्ट एक्ट है ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है, तो 14 वायलेट हो रहा है। और 19 में हम लोग को जो है वो देश के अंदर मोशन का तो है कि हम लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बच सकते हैं, इसमें विदेश में क्यों रोका गया है भाई? जब हम विदेश में रहने का सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हमको जो है रोक क्यों सकते हैं आप? तो क्या ये मेरा 19 का फंडामेंटल नहीं हनन कर रहा है? तो यही सब जो है लीगल पॉइंट जो है वो यहाँ पर, यही सब पॉइंट्स पे जो है वो इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इनको जीत भी मिली, तरह तरह का जो है वो यहाँ पर दलील दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और जजमेंट का स्टेटमेंट जो सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बस सुनिएगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना है स्टेटमेंट में हम लोग को, इस स्टेटमेंट को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि आर्टिकल 21 जो है इसको एक्सपेंड किया, इसके डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन हुआ। क्या एक्सपेंड किया कि द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। क्या बोला कि ये जो है वो वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड का है, वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। टर्म्स खाली देखिएगा क्या क्या यूज करता है, TUDE सुप्रीम कोर्ट, is of widest amplitude and covers variety of rights which go to constitute the personal liberty of man, and some of them have been raised to the status of distinct fundamental right and given additional protection under 19(1). तो ये जो है वो 21A के बारे में जो है वो बताया गया। तो इस तरह से जो है वो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेनका गांधी को जो है वो जीत मिली, और उसके बाद जो है वो बताया कि आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन, आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 है एक तरह से, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21। तो 14 अगर प्रोटेक्ट हो रहा है तो 21 प्रोटेक्ट हो रहा है, अगर 21 वायलेट हो रहा है तो 14 भी वायलेट हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया और बोला कि आर्टिकल 19 जो है वो ऐसा कहीं भी रोकता नहीं है किसी को विदेश जाने से, अगर देता नहीं है विदेश जाने की शक्ति तो रोकता भी नहीं है विदेश जाने की शक्ति से। तो इसमें भी जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो है चीजें जो है वो हमारे मेनका गांधी केस में जो है वो आई, और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट, इस वेलफेयर स्टेट में जो है वो एक बात और जुड़ गई कि आपको जो है वो कि पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना बना के किसी को भी जो है वो आप किसी के पर्सनल लिबर्टी को नहीं रोक सकते हैं। यही केस जो हमारा मेनका गांधी का जो है वो केस हुआ। उम्मीद है कि ये केस, इसका रीजन, बाकी सब चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। सर इसी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नहीं, इसमें पर्सनल लिबर्टी का मेन आया था, एम्बिट को एक्सपेंड किया था, पर्सनल लिबर्टी के ये को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें तो नहीं जिक्र आया है। इसका डिसीजन जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ ही जाएगा। फर्स्ट टाइम आई थिंक 1970 में लिया गया था, उसका केस याद नहीं आ रहा है। और इसकी शुरुआत जो है वो फजल अली जज ने 1950 से शुरू किया था, क्या नाम था उसका, शंकरी प्रसाद वाले केस में। वो जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब आएगा। दो चीजें हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इतना खूबसूरत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि मत पूछिए, मजा आ जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों के बीच इतना फाइन लाइन है ना, इसको समझने में मजा देगा, और समझने के बाद आपको जो है वो और मजा आएगा। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग जो है वो समझा देंगे जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे ना, उसको समझेंगे, तब वहां पे से जो है इन दोनों चीजों को जो है वो हम लोग और क्लियर से जो है वो समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। दोनों के सेंटेंस में सब कुछ लिखा हुआ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ का जो ड्यू प्रोसेस है वो, और प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने जिन जिन प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया है वो फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो देखेंगे हम लोग इन चीजों को भी जो है वो देखेंगे जब हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले चीजों में आएंगे। अभी तो हम लोग इंपॉर्टेंट केसेस एंड जजमेंट देख रहे हैं, और हमको लगता है कि इससे ज्यादा ओवरलोड आप लोगों को पहला दिन नहीं देना चाहिए। तो हम लोगों ने रोमेश थापर केस देख लिया,
दूसरा हम लोगों ने श्रेया सिंगल केस देख लिया। तीसरा हम लोगों ने चंपक दोरईराजन देख लिया, चंपकम दोरईराजन। चौथा हम लोगों ने मेनका गांधी केस देख लिया। एक बार समअप कर लेते हैं। ये सारे के सारे केस हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ऊपर है। तो रोमेश थापर में भी जो है वो फंडामेंटल राइट को जो है वो दिया गया प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। हर चीज के ऊपर जो है वो आपको देख लेना है कि ये फंडामेंटल राइट जो है वो हनन ना हो। श्रेया सिंघल केस में भी जो है वही देखा गया कि हमारा आर्टिकल 19 के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो हनन ना हो। चंपक दोरईराजन केस में भी जो है वो देखा गया कि डीपीएसपी के एफआर को जो है वो प्रेवलेंस दिया गया है डीपीएसपी के ऊपर। और फिर मेनका गांधी में हमने देखा कि आर्टिकल 21, 14 और 19 इनको जो है वो 14 और 19 को रिलेट किया गया और 21 को जो है वो एक्सपैंड किया गया। ठीक है। जो मेनका गांधी केस है ये हम लोगों का आया 1978 में। चंपक दोरईराजन केस है ये आया हमारा 1951 में। श्रेया सिंघल का केस आया 2015 में और ये रमेश थापर का केस आया हमारा 1950 में। 3 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतनी चीजें भी हमें ध्यान रहती हैं तो कुछ भी चीजें नहीं मिस होंगी। और हमको लगता है कि बहुत सारा एफआर और डीपीएसपी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो बहुत क्लियर हुआ होगा। कितना अच्छा व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है इन चीजों का ये भी जो है वो क्लियर होगा। कई बार समय जरूर लेती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो ये व्याख्या करती है, जो ये एक्सप्लेन करती है, एक गार्जियन की तरह जो समझाती है कि नहीं देखो ये रहा, इसका ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। एक ये काम सिर्फ गार्जियन ही आपको कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जो है वो बोला जा सकता है कि एक गार्जियन की तरह जो है वो समझाया जाता है। तो यही फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब चीजों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो व्याख्या करते रहती है। तो यही जो है वो 4 इंपॉर्टेंट केसेस हम लोगों ने देख लिए। कुल मिला के मेरे टारगेट से 12-13 केसेस हम लोग को देखने हैं, तो इसमें हम लोग ये सब देख लिए। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? इसके बाद जो केस है ना बच्चन सिंह का, यही केस में आएगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये अभी खूब चर्चा में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चन सिंह का केस। बच्चन सिंह ये आया था 1980 में। इसी में जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये आज हम लोग खूब चर्चा करते हैं। किसी को नहीं पता ही क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आ गए मीडिया में बयानबाजी करने कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो ये कहां से आया? ये डेथ पेनल्टी को लेकर के जो है वो चीजें आई थी। पेनल्टी, डेथ पेनल्टी को लेकर के जो है वो केसेस आई थी। बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखेंगे इसको हम लोग, कल देखेंगे। तो इसी केस में याद रखिएगा कि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, टॉपिक है जो आजकल चलता है। अभी अंकिता वाले केस में जो है ये अभी खूब उछल रहा है। बहुत नेता लोग जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है भी। तो हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर को कैसे और क्या डिफाइन किया है, समझेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है। इसको आप लोग जो है वो अपने सोर्सेस से जहां भी मिले पढ़िएगा। है इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आ रहा होगा। क्लियर है चीजें? यस सर। जब आप इस पे जाकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा और स्टडी करेंगे तब और समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये टॉपिक जो है वो लगभग नया सा होगा, शायद पहली बार भी पढ़ रहे हो, लेकिन टॉपिक्स ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के व्यू से जो है वो हम लोगों को ये जानना और समझना जो है वो
बहुत जरूरी है। एक एनेबलिंग सिटीजन बनने के लिए जो है वो हम लोग को ये जानना जरूरी है। पीसीएस लेवल के ऑफिसर से जो है वो ये एक्सपेक्टेड है कि इन सारी चीजों को जो है वो जाने और समझें। और क्वेश्चन भी जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को इनसे मिलता है, कम है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की, लेकिन क्वेश्चंस रहते हैं। डायरेक्ट रहता है कि चंपक दोरईराजन केस किस चीज से रिलेटेड है, या केएस पुट्टास्वामी वाला केस का तो खूब पीटी में रोटेट हुआ है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। सरला मुदगल वाला केस भी है, देखेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। और विशाखा गाइडलाइंस वाला, विशाखा केसेस है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो लैंडमार्क ही है, सच में लैंडमार्क है। जो विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों ने जो है वो सुना होगा, जाना होगा, जानते भी होंगे विशाखा गाइडलाइंस के बारे में। यही सब चीजें हैं, देश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई हैं। तो हम लोग का जो है वो पॉलिटी सेक्शन में इतनी ही चीजों को रखते हैं, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, करंट अफेयर वाले सेक्शन में कुछ कुछ चीजों को देखें। चलिए, तो आज हम लोग जो है वो करंट अफेयर में क्वाड के बारे में जानते हैं। QUAD, क्वाड बहुत सुने होंगे। क्वाड, क्वाड का मीटिंग, 2+2 डायलॉग, तो ये सब चीजें जो है वो पूरे चल रही हैं, खूब मीडिया हाईलाइट गेन होता है। हालांकि ये गवर्नमेंट जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इस बात का क्रेडिट है कि नामांकन करने में लोग एक्सपर्ट हैं। हमको तो लगता है कि कोई बच्चा जन्म ले और गवर्नमेंट के पास जाए, सर इसका कुछ नाम रखिए ना, इतना बढ़िया नाम रख देंगे कि पता नहीं चलेगा कि अरे वाह। तो ये भी जो है वो मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग जो है वो, ये भी जो है वो मिनिस्ट्रियल लेवल का जो है वो डायलॉग वगैरह रहता है। तो यही सब चीजें जो है वो होती हैं, जिसको नामकरण इतना बढ़िया दिया जाता है ना कि मजा आ जाता है सुन के। तो खैर आइए हम लोग जो है वो क्वाड के बारे में समझते हैं। इससे रिलेटेड जो है वो हमेशा जो है वो कभी इसका जो है वो विदेश मंत्री लेवल का मीटिंग होते रहता है, तो कभी प्रीमियर लोगों का या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेवल पे जो है वो मीटिंग होते रहता है। कभी क्वाड ये करता है, कभी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो कभी कुछ करते रहता है। क्वाड जो है वो अभी खूब चर्चा में बने रहता है। तो इसको भी जो है हम लोग करंट से रिलेटेड जो है वो चीजों को समझेंगे। उससे पहले ये समझना है कि क्वाड जो है वो क्या है। बताइए, आप लोग सब जानते ही होंगे क्या है क्वाड। ये 4 कंट्रीज का एक अलायंस है जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। और तो ये आपस में सहयोग के लिए है, शायद सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल पर्पस दोनों के लिए। पर ये सबसे पहले इसको क्वाइट करा गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे द्वारा। बिल्कुल सही, जिन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन का ही सबसे पहले नामकरण उन्होंने किया था। और इसमें सिक्योरिटी पैक्ट ऐसा कुछ अभी है नहीं एट प्रेजेंट में, बस इकोनॉमिक पर्पस ही है। और लास्ट ईयर शायद इसका मीटिंग जो जापान में हुआ था, लास्ट ईयर में लास्ट वाला। मेनली चाइना के इसके अगेंस्ट करने के लिए, मतलब अपोज करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। ये किसका हिडन ये है, ओपनली ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाइना को अपोज कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आप लोगों को बेसिक जानकारी है इस पे। देखिए क्वाड क्या है कि ये जो है वो ग्रुप है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, एक ऐसा फोरम है जो इनफॉर्मल है। और ये जो है वो इसमें 4 कंट्री, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, याद रखिएगा, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का इसमें शामिल होना, जो चाइना का एंगल आ रहा है उस वजह से जो है यूएसए जो है इसमें शामिल हुआ था। बाकी जापान भी जो है वो चाइना से परेशान रहता है, इंडिया भी चाइना से परेशान है,
यूएसए उसके बढ़ते इकोनॉमिक ये से परेशान है, और ऑस्ट्रेलिया में जो उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पैसिफिक रीजन में, इस वजह से चाइना का जो है बहुत नजर है। ऑस्ट्रेलिया का जो रिसोर्सेस है वो अभी अनटैप्ड है, उसको जो है वो इतना ज्यादा जो है वो यूटिलाइज अभी ऑस्ट्रेलिया जो है अपने रिसोर्सेस को नहीं कर पाया। तो चाइना का वहां भी नजर है कि वहां से हमको सस्ता रिसोर्सेस मिनरल्स से सब जो है वो मिल जाएगा। तो चाइना का नजर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो हिडन एजेंडा आपने सच कहा कि चाइना को जो है वो काउंटर करने के लिए एक क्वाड जो है वो सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप या क्वाड ग्रुप के रूप में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। क्वाड से क्वाड्रिलेटरल शब्द आता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD, जिसको हम लोग क्वाड भी कहते हैं। तो ये क्वाड जो है वो 4 देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर के जो है वो बनाया है, और ये 2007 में जो है वो शुरू किया गया था। 2007 में उस समय स्वर्गीय शिंजो आबे साहब जो है वो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं की इनिशिएशन पर ये जो है वो शुरू किया गया। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, क्वाड नेशंस का शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, इसी थीम के साथ जो है वो स्क्वाड का जो है वो गठन किया गया था। फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। तो यही जो है वो शुरू हुआ, एक सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में जो है वो शुरू हुआ, 2007 में शुरू हुआ। और इसी के बीच शिंजो आबे साहब जो है वो एक टर्म दिए, जो एशिया में फ्लोट किया ये टर्म बहुत ज्यादा, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड ये टर्म भी जो है वो दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस यानी कि क्वाड जो है वो थे। और वो अपना जो मैरीटाइम यानी समुद्री आर्मी या समुद्री सुरक्षा रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो मरीन सुरक्षा है या मरीन को लेकर के जो कॉमन हित है चारों कंट्रीज का, ये सब जो है वो साध सके, इस वजह से एक जो है वो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का भी जो है वो नाम दिया इन्होंने, और एक क्वाड जो है वो इसका ऑफिशियल चीजें जो है वो आई। और फिर इस पे जो है वो 2017 में बहुत सारा जो है वो एक्टिविटी जो है वो तेज हो गया, क्योंकि चाइना जो है वो वहां पे बहुत बुलिंग करने लगा उस दौर में, 16-17 के दौर में। तो फिर ये जो क्वाड जो है वो जो कोलिशन था उसको मजबूत किया, खास करके जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसको जो है वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री करना था। यानी चाइना जो उसमें खास करके जो अपना इन्फ्लुएंस उस समुद्री रास्तों में क्रिटिकल सी रूट्स में जो है वो दखल अंदाजी बढ़ गया था उसका, तो उस दखल अंदाजी को काउंटर करने के लिए जो है वो 2017 में फिर ये लोग जो है वो स्ट्रेटेजिक कोलिशन वगैरह जो है वो शुरू किए, और वहां से क्वाड का वैल्यू जो है वो बढ़ता चला गया, और जो है वो स्ट्रेटेजिक राइवल जो है वो बनता चला गया। इसमें फिर धीरे धीरे नेशनल सिक्योरिटी और पैसिफिक रीजन का सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सब डायमेंशन जो है वो जुड़ते चले गए, और सबका जो है वो अपना अपना हित जो है वो बनते चला गया। जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया चाइना, तो उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद जो है वो जापानीज इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है एक्सपोर्ट का बीच में जो है बहुत हरास हो गया, इससे जो है वो जापान को जो है काफी दिक्कतें हो गई थी, तो वो उसका वहां हित सध गया। इंडिया का जो है वो हमारा जानते ही स्ट्रेटेजिक बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसमें भी जो है वो हित सध गया। अमेरिका का जो है वो अपना फाइनेंशियल हित था, तो उससे जो है उसका हित सध गया। तो 2017 के बाद सबका अपना अपना कुछ ग्लोबल ऐसा चीजें हुई जो ये क्वाड को जो है फिर से एक्टिवेट करना पड़ा। और अभी हम लोगों को करंट अफेयर्स में ये ध्यान रखना है कि जो मई 2022 को इसी साल जो है वो सेकेंड क्वाड लीडर समिट जो है वो आयोजित किया गया। क्वाड नेताओं का जो है वो दूसरा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, और ये जो है वो टोक्यो में जो है वो जापान के टोक्यो में जो है वो किया गया, जिसमें फुमियो किशिदा जो अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो बाइडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनेस, और भारत से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इसमें जो है वो भाग लेते हैं। और
उनका जो है वो मीटिंग जो है वो होता है। और उसके बाद इस समिट में जो है वो वही इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सब चीजें जो वो निकल कर आती हैं। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस मीटिंग का बात निकल के आया, जो हमारे करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन द इंडो पैसिफिक। तो ये जो है एक नया डिजास्टर रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कई देशों में ऑयल टैंक स्पिल की कहानी आ रही है, फिर हमने जो है वो समुद्री जो है वो झगड़ा जो है वो देखा, उसके बाद जो है वो जासूसी जहाजों को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर से जो है वो पास होते हुए देखा, सर्विलांस करते हुए देखा, जासूसी करते हुए देखा। तो इस तरह की चीजें जो है वो होते हुए देखी। तो ये सारे देश जो है वो एक क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ नाम का जो है वो एक एजेंडा जो है वो लेकर के सामने आते हैं। और इसके अलावा इस मीटिंग में क्वाड सैटेलाइट डाटा पोर्टल को भी जो है वो लॉन्च किया जाता है, और वही सैटेलाइट की मदद से एक दूसरे कंट्रीज को कोऑपरेशन जो है वो करने की बात जो है वो की जाती है। और यही है, फिर स्टूडेंट्स को जो है वो क्वाड नेशंस में पढ़ने के लिए भी सपोर्ट दिया जाता है। खास करके इंडिया इनवाइट करता है कि हमारे यहाँ स्टेम प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि स्टेम प्रोजेक्ट हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस स्टेम प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्वाड कंट्रीज के लोगों को भारत इनवाइट करता है कि आइए हमारे यहाँ पढ़िए। तो ये सब चीजें जो है वो होती हैं। वैक्सीन को लेकर के भी पार्टनरशिप वगैरह जो है वो होता है। तो ये सब रिसेंट मुद्दे हैं, इससे संबंधित चीजें जो है वो यहाँ पर चलती हैं। तो यही जो है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी जो है वो क्वाड का मीटिंग जापान में हुआ, कौन कौन देश जो है वो भाग लेता है, क्वाड क्या है, इन सारी चीजों को जो है वो हम लोग जाने और समझे। बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल? सर एक और भी इम्पैक्ट होता है जिसमें बिजनेस के लिए डील करते हैं ये लोग, 17 या 13 देश ऐसे कुछ क्वाड में? यस सर। क्वाड में तो ऐसा नहीं है, क्वाड में तो 4 ही लोग हैं। इसको तो सर अभी अभी रिसेंट का नहीं है, इसमें और भी एक नया ये बना है ना क्वाड, ये करके याद नहीं आ रहा नाम, इसमें और भी देशों को बुलाया गया है। हाँ इकोनॉमिक जोन ऐसा कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं कुछ को छोड़ के। अच्छा, तो इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको हम चेक कर लेंगे, कल इस पर हम चर्चा करते हैं। क्वाड का इकोनॉमिक जोन वगैरह करके ना, ठीक है। और कुछ इसमें? तो समझ में आया क्वाड क्या है? चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर है अभी इसमें देखना है कि हमारा जो अंतरराज्यीय काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, जो हमारा बनाया जाता है आपस में राज्यों के सहयोग के लिए, जो हमारा फेडरलिज्म है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा संघीय ढांचा है उसको जो है वो मजबूत करने के लिए जो है वो हमारा एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो है। और इसको जो है अभी रिकंस्टिट्यूट किया गया है, इसको पुनः से जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया है, ताकि भारत में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ताकि एक राज्य दूसरे राज्य से जो है वो बेहतर compete कर सके, अपने रिसोर्सेस को जनरेट कर सके, अपने जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ा सके, जीडीपी को एक्सपेंड कर सके, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड कर सके, और इस एक्सपेंशन में एक दूसरे राज्य से जो है वो compete करे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है अभी भारत में चल रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर जो है वो ले जाना है। इस चीज का अनाउंसमेंट 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी किया कि हम लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल में जो है वो रिकंस्टिट्यूट किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इसका चेयरमैन बनाया गया है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं सभी स्टेट्स के और 6 यूनियन टेरिटरीज के जो भी मेंबर्स हों, जहां एलजी होते हैं वहां एलजी, और जहां चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग जो है वो मिले
इसके साथ साथ जो है वो उसमें 10 यूनियन मिनिस्टर को जो है वो परमानेंट इनवाइट बनाया गया है और 6 यूनियन मिनिस्टर को जो है वो इसका मेंबर जो है वो बनाया गया। तो इसका एक रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किया गया है। कैसे कैसे? तो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हो गए, सभी चीफ मिनिस्टर्स मेंबर हो गए, सभी यूटी के हेड्स जो है वो मेंबर हो गए, 6 यूनियन मिनिस्टर इसके मेंबर हो गए। इसके अलावा 10 यूनियन मिनिस्टर को इनवाइटी बनाया गया है। तो यही जो है वो नया इंटर स्टेट काउंसिल का जो है वो रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है। इसके अलावा इस मीटिंग में इस बार जो है इसमें एक और नया स्पेशल चीज किया गया है कि एक नया स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया है इंटर स्टेट काउंसिल के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक नया स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया और इस कमेटी में जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह साहब, उनको चेयरमैन जो है वो बनाया गया है इस नए स्टैंडिंग कमेटी का। तो यही जो है वो हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उस काउंसिल में एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो अमित शाह साहब को जो है वो बनाया गया है। तो यही जो है वो करंट के पॉइंट्स हम लोग को देखना था। बाकी इसमें लिस्ट है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन इनवाइटी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। दो चीज जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई उसका हेड जो है वो किसको बनाया गया है। तो ये जो है वो हम लोग को देखना था। क्लियर है? सर वो क्या बता प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन मेंबर्स। इसके अलावा 10 इसके अलावा 6 यूनियन मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर होंगे, फुल टाइम मेंबर्स। इस 6 यूनियन मिनिस्टर्स में कौन कौन है बता दे रहे हैं आपको। राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, निर्मला सीतारमन मैडम, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वीरेंद्र कुमार साहब और हरदीप सिंह पुरी साहब। तो ये जो है वो फुल टाइम मेंबर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जो इनवाइटी है इसमें एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, ये लोग जो है वो इनवाइटी हैं। इन लोगों को भी जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल में जो है वो इनवाइट किया जाएगा। तो यही जो है वो स्ट्रक्चर है। इन नेताओं के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि रिस्ट्रक्चर किया गया है, क्या क्या कंपोजिशन बनाया गया वो, और जो इंपॉर्टेंट है कि एक नया स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसको अमित शाह साहब के अंदर जो है वो रख दिया गया है। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, वो क्वाड वाला बोल रहे थे ना, उसमें एक अलग ब्लॉक बनाया गया है, वो उसका नाम है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हाँ वो अलग। हाँ तो इसका ही पार्ट है सर, वो 13 देश और प्लस क्वाड को बना के मिलके बनाया गया उसको। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है ना, उसको हम लोग एक अलग टॉपिक से करना होगा क्योंकि इतना विस्तृत चीजों को इस पे जो है वो रखा गया है कि वो एक अलग टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसको जो है वो कल, जैसे आप लोगों ने इस बात को उठाया ना, तो कल इसको जो है वो और स्पेसिफिक चीजों को जो है वो हम लोग देख लेंगे। यस सर। असल में होता क्या है कि जब चीजों का पढ़ने लगते हैं ना तो उसमें और डीप जाने का मन करने लगता है कि और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इसमें जो है एक्सप्लोर किया जाए। फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि नहीं, हम लोग अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जो है वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम लोग को इतनी चीजें ही जो है वो अभी जाननी और समझनी है। तो इसलिए इस वजह से जो है वो चीजें आती हैं। जब आप एक्सप्लोर करने लगेगा किसी चीज को ना तो वो फिर बहुत लंबा चला जाता है। तो हमारे लिए ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस वजह से, लेकिन ये करंट में था और अभी जो बैठक हुआ था ना उसमें ये नया ब्लॉक बना, इसलिए तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको जो है वो हम जरूर जो है वो आप लोग को ये IPEF वाला जो है उसको क्लियर कर लेंगे क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्क बिशप है, जो पोप फ्रांसिस है, उन्होंने भारत से 2 लोगों को जो है वो पदोन्नति दी है और उनको जो वो कार्डिनल रैंक तक जो है वो ला दिया है। कुछ इन लोगों का जो फादर लोग होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, उन लोगों का कुछ रैंक होता है, कुछ हायरार्की होता है
बिशप, आर्क बिशप, इस तरह से जो है वो रैंक जो है वो इनका भी तय होता है। और ये पोप फ्रांसिस जो इनके सर्वोच्च धार्मिक हेड हैं क्रिश्चियनिटीज के पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने जो है भारत से 2 व्यक्ति को जो है वो कार्डिनल रैंक तक जो है वो बढ़ाया है, एलिवेट किया है। तो कुल मिलाकर विश्व में 21 नए कार्डिनल जो है वो बनाने की घोषणा की गई है पूरे विश्व में पोप फ्रांसिस के द्वारा, और इनमें से भारत से 2 लोगों का चयनित किया गया। दोनों का नाम जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला है फिलिपे नेरी एंटोनियो सेबस्टियाओ डी रोसरियो डी फेरो। तो ये जो है इनका पूरा नाम है। तो ये आर्क बिशप हैं और ये गोवा के आर्क बिशप हैं। तो इनका पूरा नाम है, आर्क बिशप तो इनका पद हो गया, इनका पूरा नाम है फिलिपे नेरी एंटोनियो सेबेस्टियो डी रोसरियो फेरो। तो ये इनका पूरा नाम है और गोवा के ये आर्क बिशप हैं। तो पहले ये व्यक्ति हैं जिनको कार्डिनल के रैंक तक जो है वो प्रमोट किया गया, और दूसरे व्यक्ति हैं एंथनी पुला। ये एंथनी पुला जो है वो हैदराबाद के आर्क बिशप हैं। तो इन 2 व्यक्तियों को जो है वो पोप फ्रांसिस साहब ने कार्डिनल रैंक तक जो है वो प्रमोट किया है भारत से। तो इनको जो है वो ध्यान में हमारे लिए रखना है। विश्व में कुल 21 किए गए हैं, जिसमें से 2 भारत से हैं। इंडिया में रहेंगे या फिर वहां चले जाएंगे? नहीं, इंडिया में रहेंगे, समय समय पे अपना आना जाना करते रहेंगे। वाले का नाम क्या बताया आपने सर? आर्क बिशप फिलिपे नेरी एंटोनियो सेबस्टियो डी रोजूरियो फेरो, ये जो है इनका पूरा नाम है। ये गोवा के हैं। और दूसरे जो है वो एंथनी पुला, ये हैदराबाद से हैं। एंथनी पुला। आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो नेक्स्ट है भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है वो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो निर्माण करने की घोषणा जो है वो कर दी है। अभी तक जो है वो ऐसा कोई संस्था नहीं था जो कॉटन या कॉटन रिलेटेड कपड़ा से जो है वो डील करता था। तो अब जो है वो एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो गठित किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो है वो सुरेश अमृतलाल कोटक हैं, उनके नेतृत्व में जो है वो किया जाएगा। ये कॉटन संबंधित व्यापार के बहुत बड़े लीडर हैं। कई बार इनको कॉटन मैन के रूप में भी जो है वो चिन्हित किया जाता है, लेकिन बस ये मीडिया और ये सब के द्वारा जो है वो कहा जाता है, और जो है वो कुछ अलग से जो है मतलब ऐसा कुछ इनको टाइटल नहीं दिया गया कॉटन मैन ऑफ इंडिया जैसा। तो बस फिर भी ध्यान रखिएगा कि कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुरेश अमृतलाल कोटक साहब को जो है वो कहा जाता है। और ये जो है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है वो पहले चेयरमैन जो है वो बनेंगे। ये जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री और खास करके जो है वो वीविंग इंडस्ट्री और क्लोथ रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, इन सब से संबंधित चीजें जो हैं, और जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है, रीजनल इंस्टीट्यूट है, इन सब से रिलेटेड एक जो है वो काउंसिल होगा जो इन सभी चीजों को मॉनिटर, गाइड ये सब जो है वो करेगा और उसी सबको जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। और मई में जो है इसका जो है वो पहला मीटिंग भी जो है वो आयोजित किया गया, ताकि कैसे कैसे जो हम लोग कॉटन के ट्रेड में जो है वो अपने आपको जो है वो एक्सपेंड कर सकें। और इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस के पीयूष गोयल साहब भी हैं, उनका भी जो है बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये मुंबई से आते हैं, और मुंबई जो है वो कॉटन मिल्स और कपड़ा व्यवसायी वगैरह उन लोग के लिए जो है एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट ट्रेडिशनली रहा है। तो इस वजह से उनका रोल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो गठन किया गया है, और सुरेश अमृतलाल कोटक साहब का नाम भी जो है अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो वो
काफी है।